नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। इंडोनेशिया को लेकर हमेशा से ये कहा जाता है कि इंडोनेशिया के हजारों दोस्त हैं और जीरो एनिमीज हैं, लेकिन हाल ही में इंडोनेशिया की तरफ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर जो प्रपोजल दिया गया है, इससे हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में चाइना समेत बाकी इंडो पैसिफिक रीजन के जो देश हैं ये नाराज हो सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर में टैक्स लगाने वाले हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, इंडोनेशिया सजेस्ट चार्जिंग अ टोल टू ट्रांजिट द मलक्का स्ट्रेट। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे द डिप्लोमेट का आर्टिकल है। इवन की हिंदी मीडिया आउटलेट्स भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि हॉर्मुज के बाद अब मलक्का स्ट्रेट पर भी टोल लगाने की उठी मांग। और जैसे ये स्टेटमेंट निकल के आता है उसके बाद मलेशिया की तरफ से, सिंगापुर की तरफ से इस स्टेटमेंट का विरोध किया जाता है। लेकिन इसके जस्ट बाद में डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इंडोनेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सुगियोनो, इनकी तरफ से कहा गया कि ये महज एक स्पेकुलेशंस है, इसे आप जोक में ले सकते हैं। और इंडोनेशिया जो है ये यूएन क्लॉज का पालन करता है, लेकिन इंडोनेशिया की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट निकल के आना ये कोई जोक नहीं हो सकता है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ही स्टेट ऑफ मलक्का को लेकर ये कहा जा रहा था कि जो ट्रंप है अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद में स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर में नजर है। और इसको लेकर हमने पहले ही बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान की तरफ से और यूएस की तरफ से ब्लॉक करने के बाद में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है वो एशिया के देशों को हुआ है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो इंडिया हो। और अगेन स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर बातें करना जो साफ साफ ये इंडिकेशन करता है कि जो यूएस है अगेन यहाँ पर चाइना को काउंटर करना चाहता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, जहां से पूरी दुनिया भर का 25% ट्रेड होता है। चाइना अकेला यहाँ से 80% ऑयल को पास करता है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। तो एक्चुअली हुआ ये है कि 22 अप्रैल के दिन में इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर पुरबायायोधी सदेवा, इनकी तरफ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर एक ट्रांजिट टैक्स यहाँ पर लगाने की बात की गई, जिसके बाद इंडोनेशिया को लेकर यह कहा जाने लगा कि इंडोनेशिया अपने जियोग्राफिक पोजीशंस को मोनेटाइज करना चाहता है और इसके जरिए जो मैरीटाइम लॉ है, यूएन क्लॉज जैसे जो लॉ है, इसको इंडोनेशिया डायरेक्ट चैलेंज करना चाह रहा है। यार आपको बताना चाहते हैं कि इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर पुरबाया की तरफ से यह कहा गया कि इंडोनेशिया इज नॉट अ पेरिफेरल नेशन बट अ सेंट्रल ग्लोबल प्लेयर। अब इस तरह की स्टेटमेंट देना कि हम लोग कोई पेरिफेरल नेशन नहीं है, हम लोग भी आज के टाइम में सेंट्रल ग्लोबल प्लेयर है, जिस तरीके से यूएस है, चाइना है, और इस तरह की स्टेटमेंट निकल के आना कहीं न कहीं ईरान का एक मोटिवेशन रहा होगा। और इन्होंने इस चीज को मेंशन भी किया कि ईरान जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर में $2 मिलियन के अराउंड में यहाँ पर टैक्स को लगाया हुआ है, तो सिमिलर जो मॉडल है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में क्यों नहीं यहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है। खैर जैसे ये स्टेटमेंट निकल के आता है उसके बाद में मलेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है मोहम्मद हसन, इन्होंने साफ साफ ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर इंडोनेशिया कोई भी यूनिलेटरल डिसीजन नहीं ले सकता है। यहाँ तक कि जो सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर है इन्होंने भी इसको लेकर यहाँ पर सेम बातें कही। और जब तक इंडोनेशिया की तरफ से स्टेटमेंट आता तब तक काफी डैमेज हो चुका था, और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इंडोनेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सुगियोनो, इन्होंने ये कहा कि ये जो प्रपोजल है ये कॉन्सेप्चुअल प्रपोजल था और इवन ये एक लाइट हार्टेड स्पेकुलेशंस है जिसे आप जोक के रूप में ले सकते हैं। इवन कि इन्होंने ये भी कहा कि इंडोनेशिया पूरी तरीके से कमिटेड है यूएन क्लॉज को लेकर, मींस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को लेकर, जहां यूएन क्लॉज के जो आर्टिकल 37-39 जो है वो ये कहता है कि जो स्टेट ऑफ मलक्का है उसे इंटरनेशनल नेविगेशंस के लिए क्लासीफाई किया गया है। मींस स्टेट ऑफ मलक्का जो है ये राइट टू ट्रांजिट पैसेज यहाँ पर हर एक शिप को देता है। खैर इस तरह के जो स्टेटमेंट है ये चाइना के लिए काफी शॉकिंग बन जाता है, क्योंकि चाइना का जो मलक्का डायलेमा है यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, जिसे हो जिनाटो डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए चाइना अपना 80% जो ऑयल एंड गैस है ये पास करता है। इसी रूट के जरिए चाइना का 2/3 जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम है ये पास होता है। इतना छोड़िए, इस स्ट्रेट से हर साल 1 लाख वेसल जो है ये क्रॉस करता है। पूरी दुनिया का 40% ट्रेड इसी रूट से होता है। 25% जो ऑयल है पूरी दुनिया का इसी रूट से पास होता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को यहाँ पर टैक्स किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में चाइनीज रॉ मटेरियल से लेकर जो ऑयल है, जो गैस है, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफी महंगे हो सकते हैं चाइना में। लेकिन आपको बता दें कि चाइना यहाँ पर शांत नहीं है। चाइना लगातार मलक्का डायलेमा को एंड करने के लिए ऑल्टरनेटिव को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है। इसमें पहले तो ये कहा जा रहा है कि चाइना अपने सीपेक के जरिए, अगर आप मैप में देखें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके जरिए चाइना का जो कासगर है और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है इसको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है।
जो भारत के पीओके से होकर गुजरता है, तो इस रूट को भी यहाँ पर एज ए ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ तक कि जो सेंट्रल एशिया पाइपलाइंस है, ये भी एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है। इतना ही नहीं, म्यांमार का जो सीमेक है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके जरिए म्यांमार में जो क्योपियो है, यहाँ से भी चाइना ट्रेड कर सकता है। इवन कि ये भी कहा जाता है कि 1994 के टाइम में जब म्यांमार ने चाइना को कोको आइलैंड दे दिया था, जो कोको आइलैंड एक टाइम में भारत का हुआ करता था, तो इस कोको आइलैंड से हमारा जो अंडमान निकोबार है, ये महज 54 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। वही स्टेट ऑफ मलक्का जो है, ये 1300 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। वहीं भारत का जो उड़ीसा पोर्ट है, इवन की विशाखापट्टनम, ये महज 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो आर्कटिक रूट है, इस रूट के जरिए भी चाइना यहाँ पर अपना ऑल्टरनेटिव बना सकता है। रही बात थाईलैंड को लेकर, तो चाइना आज के टाइम में थाईलैंड का जो थाई कैनल प्रोजेक्ट है, इसको लेकर भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि थाईलैंड और मलेशिया के बीच में जो क्राक कैनल है, इस रूट के जरिए भी एक लैंड ब्रिज बनाने की बात की जा रही है, जिसमें 90 किलोमीटर का हाईवे और रेलवे नेटवर्क यहाँ पर होने वाला है। और इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जो थाईलैंड है, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को भी यहाँ पर इन्वाइट कर रहा है, जापान से लेकर जो ऑस्ट्रेलिया है, इसे भी यहाँ पर इन्वाइट किया जा रहा है। लेकिन चाइना यहाँ पर मेजर इन्वेस्टर यहाँ पर रहने वाला है। इसको लेकर भी पिछले साल दिसंबर के टाइम में यह कहा जा रहा था कि फंडिंग और बिडिंग के लिए थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल बिडिंग रखी थी और इस प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है, इसे इसी साल यहाँ पर स्टार्ट करने की बात की जा रही है। सवाल ये निकल के आता है कि थाईलैंड के ऐसे स्टेटमेंट से भारत के ऊपर में क्या इंपैक्ट हो सकता है। पहले आपको बता दें कि जो स्टेट ऑफ मलक्का है, जहां से भारत का 55% जो ट्रेड है, इसी रूट से होकर गुजरता है, जहां हम लोग साउथ चाइना सी के जो कंट्रीज हैं, इनके साथ ट्रेड करते हैं, एशियान के साथ में हम लोग ट्रेड करते हैं। और अगर यहाँ पर टैक्स को लगाया जाता है, तो इससे जो इम्पोर्ट कॉस्ट है, ये बढ़ सकते हैं, जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रॉ मटेरियल्स है, इवन की जो फार्मास्यूटिकल्स है, जैसे कि API, इन सब के जो प्राइस है, ये बढ़ सकते हैं। अगर इसके प्राइस बढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसकी प्राइस बढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज की तरह ये रहने वाला है, क्योंकि जो ग्लोबल फर्म्स हैं, जो आज के टाइम में चाइना में, वियतनाम में, फिलीपींस में लोकेटेड है, ये अब अपने फर्म्स को रीलोकेट करके या तो ये इंडिया आ सकते हैं, क्योंकि ये जो फर्म्स है, ये भी चाहेंगे कि ये जो चोक पॉइंट का रिस्क है, इसे अवॉइड किया जा सके। इससे हमारा जो मेक इन इंडिया है और जो PLI स्कीम्स है, ये भी बूस्ट होता है। यहाँ तक कि मैरीटाइम पावर एडवांटेज के लिए भी आपको बताना चाहते हैं कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसमें भी जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, जो बिल्कुल सदर्न पॉइंट में देखने को मिलता है, उसका भी जो सदर्न पॉइंट है, यहाँ से स्टेट ऑफ मलक्का का जो डिस्टेंस है, ये महज 40 नॉटिकल माइल्स का है। और अंडमान निकोबार में हमारा ट्राई कमांड सर्विस भी है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी है, जहां से हम लोग मलक्का में सर्विलांस भी कर सकते हैं। नेवल डोमिनेंस के लिए, ट्रेड सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लिए भी भारत का जो अंडमान निकोबार है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े लार्ज कंटेनर होते हैं, वो भी ट्रांसशिपमेंट हब के लिए भारत को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला विचिनजाम जो पोर्ट है, जो कि पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ये भी लॉजिस्टिक्स हब के रूप में इमर्ज हो सकता है। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि क्या इंडोनेशिया ये सब कुछ चाइना को परेशान करने के लिए कर रहा है। वैसे इंडोनेशिया को लेकर ये कहा जाता है कि इंडोनेशिया के कोई भी दुश्मन नहीं है, इनके हजारों दोस्त जरूर है। तो आपको बताना चाहते हैं कि चाइना वो देश है जिसके साथ बॉर्डर को लेकर जो टेंशन है, ये ओनली भारत के साथ नहीं है, ये बाकी देशों के साथ भी है। और रही बात इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया का जो नाटूना आइलैंड है, इसके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो आप डॉटेड लाइन में देख सकते हैं, इस डॉटेड लाइन का ये जो एरिया है, जिसे चाइना ये कहता है कि ये हमारे 9 डेज का लाइन है, इसको लेकर भी इंडोनेशिया की तरफ से आज से करीब 8-9 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जब इंडोनेशिया ने ये कहा था कि ये चाइना की ये पुरानी प्रॉब्लम है। चाइना को यहाँ पर इस बात से भी दिक्कत है कि इंडोनेशिया जो है, ये US का F-16 जो फाइटर जेट है, इसे भी डिप्लॉय किया हुआ है। और सबसे बड़ा टेंशन तब हमें देखने को मिला जब हाल ही में इंडोनेशिया और US के बीच में एक डिफेंस पैक्ट को लेकर US की तरफ से अनाउंस किया गया। लेकिन जिस दिन इस डील को फाइनलाइज करना था, इसके पहले ही इंडियन मीडिया आउटलेट्स की तरफ से इस डील के जो हिडन पॉइंट्स है, इसे पब्लिश कर दिया गया। और इसको लेकर इंडोनेशिया में भी वहां की जो अपोजिशन है, वो क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट करते हैं। इसके रिस्पॉन्स में भी इंडोनेशिया ने यहाँ पर यह कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग कंप्लीट ब्लैंकेट जो फ्लाइट एक्सेस है, ये US को हम लोग देने वाले नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये फ्री और इंडिपेंडेंट है। लेकिन स्टेट ऑफ मलक्का को लेकर जो टैक्स की बातें निकल के आ रही है, इसे US के साथ भी लिंक किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद में स्टेट ऑफ मलक्का को लेकर यहाँ पर नेक्स्ट सिग्नल दिया था कि जो अगला चोक पॉइंट होने वाला है, ये स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पर रहने वाला है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट चोक पॉइंट माना जाता है। अब सवाल ये निकल के आता है, क्या इंडोनेशिया ये लीगली कर सकता है? देखिए, इंडोनेशिया जो है, ये UN क्लॉज का सिग्नेटरी है, जिसकी आर्टिकल 37 से लेकर 39 वो ये कहता है कि जो शिप्स है, वेसल्स है, इनके पास राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज है इस रूट से। और इसी UN क्लॉज का आर्टिकल 26 कहता है कि आप कोई भी टोल्स को यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।